स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे देखते हैं स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ये चैप्टर 15 में पेज नंबर 209 पर अपना टॉपिक है। इससे पहले का हम क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन क्लासेस में। तो आगे का स्टूडेंट्स समझते हैं स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। स्टूडेंट्स, जो ग्रेन्स हैं वो सेपरेट करने के बाद, क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद, और फिर जब ग्रेन्स को निकाल लिया जाता है तो उसको किस तरीके से हम स्टोर करें। तो स्टोरेज लॉसेस इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई। आपको मालूम है कि अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी है, मतलब ग्रेन्स अपने पास आ गए और उसके बाद हमारे जो ग्रेन है अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो इसका लॉस बहुत ज़्यादा है कि पूरी की पूरी मेहनत फिर ख़राब हो जाती है। पूरे साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाता है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉसेस आर इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, फंगी, माइट्स, बैक्टीरिया एंड अबायोटिक इन अप्रोप्रिएट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर्स इन द प्लेस ऑफ स्टोरेज। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ अंडरलाइन करना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, स्टोरेज लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से फैक्टर हैं। तो उसमें से बायोटिक फैक्टर्स तो होंगे इंसेक्ट, रोडेंट्स, फंगी, माइट्स और बैक्टीरिया। तो ये तो मतलब लिविंग थिंग है जिनकी वजह से हमारी फसल का जो प्रोडक्ट है, जो ग्रेन्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो लिविंग थिंग्स में बायोटिक फैक्टर में तो आते हैं इंसेक्ट हो गए, कुछ रोडेंट्स हो गए, रैट्स वगैरह हैं, फंगी है और छोटे मोटे इंसेक्ट्स जैसे होते हैं, और बैक्टीरिया। तो ये अपने ग्रेन्स को ख़राब कर देते हैं, तो वो बायोटिक फैक्टर। इसका क्वेश्चन बनेगी कि व्हाट आर द बायोटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज लॉस। तो यहाँ आप क्वेश्चन में लिखेंगे सच लॉस की जगह स्टोरेज लॉस। और अबायोटिक फैक्टर मतलब जो लिविंग थिंग नहीं है बट फिर भी अपनी स्टोरेज को, मतलब जो स्टोर किया हुआ ग्रेन है उसको ख़राब कर सकते हैं। तो वो अबायोटिक फैक्टर कौन से हैं बच्चों? इन अप्रोप्रिएट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर्स इन द प्लेस ऑफ स्टोरेज। यानी जहाँ हमने अपने ग्रेन्स को स्टोर किया है तो वहाँ पर अगर मॉइस्चर इन अप्रोप्रिएट है, मतलब सही तरीके से मॉइस्चर जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, उससे ज़्यादा है या फिर उससे कम है, तो उससे क्या होगा, अपना जो हार्वेस्ट है या फिर जो भी स्टोरेज है वो ख़राब हो जाएगा। और टेम्परेचर भी वहाँ का अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जैसे फ्रूट्स वगैरह होते हैं तो उनको स्टोर करने के लिए टेम्परेचर लो चाहिए, और ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए। मतलब हाई टेम्परेचर होगा तो मॉइस्चर नहीं रहेगी। तो इसलिए बोला है कि मॉइस्चर की कमी या ज़्यादा होने से, टेम्परेचर की कमी या ज़्यादा होने से जो स्टोरेज होता है वो ख़राब हो सकता है। ओके, जैसे मॉइस्चर होगी तो अनाज होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, सड़ जाता है, और टेम्परेचर लो होता है तो ऐसी जगह में मॉइस्चर ज़्यादा बनी रहती। तो ग्रेन्स के स्टोरेज के लिए मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। और वहीं अगर हम बात करें कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो वहाँ मॉइस्चर होनी चाहिए और टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि किस चीज़ का अपने पास स्टोरेज है। उसके बाद मीन्स आपको ये साथ साथ अंडरलाइन भी करना है अपनी बुक में, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सेंड किए जाएंगे तो आप वो नोट्स में करेंगे। दीज फैक्टर्स कॉज डिग्रेडेशन इन क्वालिटी। अगर अपना स्टोरेज ख़राब हो गया तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है? तो उसमें डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी जो स्टोरेज है उसकी। लॉस इन वेट, जैसे ग्रेन्स हैं, अनाज होता है, वीट है, राइस है, तो अगर उसको कुछ माइक्रोब डैमेज कर देते तो उसका जो वेट है वो कम हो जाता है, और इससे अपने को फिर वेट में कम होंगे तो उसका पैसा भी कम मिलेगा। पुअर जर्मिनेबिलिटी, पुअर जर्मिनेबिलिटी का मीन्स क्या है बच्चों? जर्मिनेबिलिटी यानी कि जर्मिनेशन जो होता है, जैसे सीड को हम सॉइल में डालते हैं तो उससे एक नया पौधा निकलता है, तो उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। तो वो जर्मिनेशन की प्रोसेस इससे वीक हो जाती है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि जितने सीड हम सॉइल में डालते हैं वो सब के सब उग आए। जो उग जाते हैं वो तो जर्मिनेशन उनमें अच्छा होता है, और जिनमें जर्मिनेबिलिटी नहीं है वो प्लांट में चेंज नहीं हो पाते, यानी कि उनको स्टोर ठीक तरीके से नहीं किया गया। दूसरा, डिसकलरेशन ऑफ प्रोड्यूस, यानी कि उसका जो कलर होता है वो फेड हो जाता है, जो भी अनाज है उसका। ऑल लीडिंग टू पुअर मार्केटेबिलिटी, और अगर ऐसे कैरेक्टर अपने अनाज में होंगे, ग्रेन्स में होंगे, तो कोई भी उसको परचेज़ करने वाला पर्सन है उसके वो पूरे मनी नहीं देगा।
तो ये सब चीज़ें उसमें अपने को देखने को मिलेंगी। तो हम इसमें क्वेश्चन क्या बनाएंगे कि व्हाट आर द लॉसेस विच कैन टेक प्लेस बाय केयरलेस इन स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, यानी कि ग्रेन्स को स्टोर करते टाइम अगर हमने केयरफुली उस पर ध्यान नहीं दिया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो वो प्रॉब्लम्स आपने देखी कि डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, उसका क्वालिटी का लेवल कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा, जर्मिनेबिलिटी उसकी वीक हो जाएगी, डिसकलरेशन, उसका कलर ख़राब हो जाएगा, फैट भी हो सकता है, और इससे फिर मार्केट में उसकी प्राइस भी कम हो जाती है। These factors can be controlled by proper treatment and by systematic management of warehouses. तो जो वेयर हाउस होते हैं जहाँ पर स्टोरेज किया जाता है, तो वहाँ अपने को क्या करना होगा, ठीक तरीके से उसको, अगर कुछ ख़राब हो गया तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा, ट्रीटमेंट करना होगा, और उसको ख़राब होने से पहले ही हमें बचाने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से मैनेजमेंट करना होगा। किस चीज़ का? स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स या फिर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो उसके लिए क्या क्या किया जाता है? प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स आर यूज बिफोर ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। एक पॉइंट तो ये बन जाएगा बच्चों कि फ्यूचर यूज़ में लेने के लिए अपना जो स्टोर्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसको फ्यूचर में अच्छे तरीके से यूज़ में लेने के लिए हमें प्रिवेंटिव मेज़र और कंट्रोल मेजर्स यूज़ में लेने चाहिए कि वो ख़राब नहीं हो। इसके लिए पहले हमें प्रिवेंशन करना चाहिए, और अगर कुछ थोड़ा बहुत डैमेज हो गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें मेथड अपनानी चाहिए। दे इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ द प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज, यानी स्टोर करने से पहले उसको बहुत ही अच्छे से साफ़ करना चाहिए। प्रॉपर ड्राइंग ऑफ द प्रोड्यूस फर्स्ट इन सनलाइट, ये मेन चीज़ है कि स्टोर करने से पहले हमें जो अनाज होता है उसको धूप में अच्छे से सुखाना चाहिए ताकि उसके अंदर की मॉइस्चर है वो हट जाए। एंड देन इज शेड, और उसके बाद उसको छाँव में सुखाना चाहिए। एंड फ्यूमिगेशन यूजिंग केमिकल दैट कैन किल पेस्ट्स, और दूसरा उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स स्प्रे करने चाहिए जिससे पेस्ट्स मारे जा सके, मतलब उसको अंदर कुछ पेस्ट अगर इन्फेक्ट हो चुके हैं तो वो ख़त्म हो सके। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि व्हाट आर द प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स विच कैन बी यूज्ड बिफोर ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। यही इसका क्वेश्चन बन जाएगा कि फ्यूचर में अपने जो स्टोर्ड ग्रेन है उसको यूज़ में लेने के लिए हमें कौन कौन से मेजर्स ध्यान में रखने चाहिए। तो यही है, तो स्ट्रिक्ट क्लीनिंग कि हमें उसकी अच्छे से सफाई करनी चाहिए, स्टोर करने से पहले उसको धूप में अच्छे से सुखाना चाहिए, और केमिकल्स या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे कि नीम लीव्स को हम स्टोरेज में रखते हैं जिससे उसके अंदर इंसेक्ट्स हैं वो ग्रो नहीं होते। तो ये मेजर्स अपने को ध्यान में रखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिर अपने पास टॉपिक आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है स्टूडेंट्स? एनिमल हस्बेंड्री इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। एनिमल लाइफ स्टॉक यानी कि अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, कुछ कैटल्स हैं, कुछ मिल्क गिविंग होते हैं, कुछ हनी गिविंग इंसेक्ट होते हैं, हनी बी हो गई, और इसके अलावा जैसे हैन है, पोल्ट्री फार्मिंग है या फिर फिशिंग है। तो इन सब में जो एनिमल्स, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स यूज़ में लिए जाते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री एक ब्रांच होती है, साइंस की ही एक ब्रांच है जिसके अंदर एनिमल लाइफ स्टॉक को किस तरीके से मैनेज किया जाए, उनकी जो ब्रीडिंग क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए या उससे मैक्सिमम एडवांटेज लेने के लिए ताकि उनको भी डैमेज नहीं हो। तो इस तरीके से एनिमल लाइफ स्टॉक का मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसी को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी, व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। इसमें क्या क्या चीज़ों पे स्टडी की जाती है? इट इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज़ कंट्रोल। इसमें उनको क्या खिलाया जाए ताकि उनकी अच्छे से ग्रोथ हो, उनकी हेल्थ मेंटेन रहे। ब्रीडिंग यानी उनकी क्वालिटी किस तरीके से इम्प्रूव की जाए, उनकी स्पीसीज़ क्वालिटी कैसे अच्छी की जाए। डिजीज़ कंट्रोल, उनमें डिजीज़ होने से कैसे उसको बचाया जाए। तो ये सब चीज़ों की स्टडी एनिमल हस्बेंड्री में करते हैं। एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स कैटल, गॉट, शीप, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग। एनिमल बेस्ड फार्मिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं?
कैटल दूध देने वाले पशु, गॉट है, शिप है, पोल्ट्री यानी कि जो हैन होती हैं तो उनको एग के लिए पाला जाता है, मीट के लिए पाला जाता है, फिश फार्मिंग, ये सब एनिमल हस्बेंड्री में आती है। एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज, अब इसकी ज़रूरत क्या है, यहाँ से ज़रूरत से रिलेटेड है कि एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एंड एज लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज द डिमांड फॉर मिल्क, एग्स एंड मीट इज़ ऑल्सो गोइंग अप, कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो खाने की डिमांड बढ़ रही है, खाने में मिल्क, एग और मीट है, इनकी डिमांड भी बढ़ रही है, लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग ये खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो उनको और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में और ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। So also the growing awareness of the need for human treatment of livestock has brought in new limitation in livestock farming, और साथ ही साथ लोगों का अवेयरनेस भी बढ़ा है इस चीज़ में, एनिमल हस्बेंड्री में। तो इस तरीके से लाइव स्टॉक प्रोडक्शन इज़ ऑल्सो नीड टू बी इम्प्रूव, तो हमें लाइव स्टॉक यानी जो एनिमल हस्बेंड्री है उसके प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इसमें एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन को अच्छे से लर्न करना है, नोट करना है, और साथ में ये आप समझ सकते हैं ये पॉइंट कि क्यों हमें एनिमल हस्बेंड्री की या इम्प्रूवमेंट इन लाइव स्टॉक प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ी। तो हम यहाँ बता देंगे कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई और लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का इंक्रीज़ हुआ, इसलिए इनकी डिमांड मिल्क, एग और मीट की डिमांड बढ़ रही है उसको फुलफ़िल करने के लिए। और दूसरा, अवेयरनेस भी लोगों की बढ़ी है, तो लाइव स्टॉक को भी हमें इससे जो प्रोडक्शन होता है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ओके, फिर एनिमल हस्बेंड्री में फर्स्ट पॉइंट आता है कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, जो मिल्क गिविंग एनिमल्स होते हैं उसको रियर किया जाता है, पाला जाता है, और उसी को हम बोलते हैं कैटल फार्मिंग। देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। कैटल हस्बेंड्री इज़ डन फॉर टू पर्पज़, दो पर्पज़ के लिए कैटल हस्बेंड्री की जाती है, मतलब कैटल्स पाले जाते हैं। क्या है वो दो पर्पज़, उसमें से एक है मिल्क एंड ड्रॉट लेवर। मिल्क एंड ड्रॉट लेवर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मिल्क देने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे कि कैटल्स में एक मेल और एक फ़ीमेल होता है, तो जो फीमेल है वो तो मिल्क देती है और जो मेल होते हैं वो मिल्क नहीं देते, तो उनसे जो खेत के अंदर का काम होता है वो करवाया जाता है, जैसे हल जोतना या फिर सामान को इधर से उधर ले जाना, उनके कार्ट, जैसे बुलक कार्ट आपने सुना है, तो उसके लिए ड्रॉट लेबर जो है, मतलब मेल जो होते हैं उससे तो ड्रॉट लेबर का काम करवाते हैं, और दूसरा जो फीमेल होती हैं वो मिल्क गिविंग एनिमल्स होते हैं। दो पर्पज़ हैं इसके कि मिल्क एंड ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चरल वर्क सच एज टीलिंग। एग्रीकल्चर वर्क ड्रॉट लेबर में आ गया ये कि कौन कौन से ड्रॉट लेबर वर्क हैं। टीलिंग यानी कि जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होती है एग्रीकल्चर में कल्टीवेशन के लिए, तो सॉइल को पलटने के लिए, इरिगेशन यानी पानी देने के लिए, कार्टिंग यानी सामान ढोने के लिए भी इन लेबर जो एनिमल है ड्रॉट लेबर एनिमल को यूज़ में लिया जाता है। इंडियन कैटल बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पीसीज, बॉस इंडिकस काउज एंड बॉस बफेलोज। तो बच्चों इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इनके साइंटिफिक नेम आपको याद रखने हैं। देखिए जो काऊ होती है उसका साइंटिफिक नेम होता है बॉस BOS इंडिकस। अब जब आप इसको नोटबुक में लिखेंगे काऊ का साइंटिफिक नेम, तो आपको इनके नीचे अंडरलाइन करना है बॉस इंडिकस, इनके बीच में स्पेस होगा और अंडरलाइन करके लिखना है आपको। बुक में इनको अंडरलाइन नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा देखिए आप इटैलिक फॉन्ट में लिखा हुआ है, थोड़ा टेढ़ा है ये बाकी वर्ड के कंपैरिजन में, तो ये इटैलिक फॉन्ट है, इसको अंडरलाइन नहीं किया जाता बुक में जो रिटर्न होता है, और लेकिन हम जब नोटबुक में नोट करते हैं तो इसको अंडरलाइन करना होता है, साइंटिफिक नेम होते हैं। वहीं बफेलो की जो साइंटिफिक नेम है वो है बॉस बुबेलिस। बॉस बुबेलिस किसका साइंटिफिक नेम है बच्चों, बफेलो का। तो ये मिल्क गिविंग एनिमल होते हैं। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स। जो मिल्क देने वाले एनिमल्स, अब दो टाइप के एनिमल्स को यहाँ एक्सप्लेन किया है कैटल फार्मिंग में, एक तो मिल्च एनिमल यानी कि मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स, इनको डेयरी एनिमल्स भी बोलते हैं, ये तो वन टाइप का ये हो गया। दूसरा, वाइल द वंस यूज टू फॉर फार्म लेबर आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स, और दूसरे वो एनिमल्स जिनको खेती के काम में लिया जाता है, खेती के डिफरेंट पर्पज़ के लिए उसको यूज़ में लिया जाता है, उसको ड्रॉट एनिमल बोलते हैं। तो जो मेल होते हैं वो ड्रॉट एनिमल, और जो फीमेल है इसमें वो जो मिल्क देते हैं वो मिल्च एनिमल, या फिर उनको डेयरी एनिमल्स भी बोलते हैं।
मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स टू सम एक्सटेंट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द लैक्टेशन पीरियड। जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, लैक्टेशन पीरियड पे डिपेंड करता है। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है बच्चों, यानी कि वो टाइम जब तक कोई एनिमल मिल्क देता है, यानी कि जो जैसे काऊ है तो उसका काफ प्रोड्यूस होता है, काऊ का जो बच्चा है काफ प्रोड्यूस होता है, उसके बाद वो मिल्क देना स्टार्ट करती है और एक लिमिटेड टाइम तक ही वो मिल्क देती है, उसके बाद वो मिल्क देना बंद कर देती है काऊ। तो जब तक उसने मिल्क दिया वो उसका लैक्टेशन पीरियड होता है। तो इसका मीन्स भी दिया है कि द लैक्टेशन पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है मिल्क प्रोडक्शन, मीनिंग द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ काफ, काफ के जन्म के बाद कब तक वो मिल्क देती है उसको बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। तो ये आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि लैक्टेशन पीरियड क्या होता है। सो मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड। अगर उसका मिल्क देने का टाइमिंग बढ़ा दिया जाए तो मिल्क प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें देखिए जो एक्जोटिक और कुछ फॉरेन ब्रीड्स भी हैं, उसमें से जर्सी, ब्राउन स्विस, ये इसकी फॉरेन ब्रीड्स हैं। और जो लैक्टेशन पीरियड के लिए यानी कि लंबे टाइम तक मिल्क देने के लिए जो यूज़ में ली जाती हैं उसके अंदर कौन सी आती हैं, ये हैं जर्सी और ब्राउन स्विस, ये लॉन्ग टाइम तक मिल्क देती हैं। ये फॉरेन ब्रीड्स होती हैं यानी विदेशी नस्ल की काऊ होती हैं जर्सी और ब्राउन स्विस। वहीं लोकल ब्रीड यानी कि देसी जो होती हैं उनमें आती हैं रेड सिंधी और साहिवाल, ये लोकल ब्रीड्स हैं। और लेकिन मिल्क जो लैक्टेशन पीरियड होता है इसका कम होता है, बट इनकी डिजीज़ के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, यानी कि ज़्यादा होता है, सॉरी। इट शो एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू डिजीज़, यानी कि मिल्क तो ये कम टाइम तक देती हैं बट डिजीज़ से रेजिस्ट करने की कैपेसिटी यानी कि डिजीज़ से फाइट करने की कैपेसिटी इनमें ज़्यादा होती है। ये जल्दी बीमार नहीं पड़ती, बल्कि जो विदेशी नस्ल होती हैं फॉरेन ब्रीड्स वो जल्दी बीमार पड़ जाती हैं। तो इसमें इंडियन ब्रीड्स कौन सी हैं, रेड सिंधी और साहिवाल। रेड सिंधी साहिवाल इंडियन ब्रीड्स के नेम हैं, आपको लर्न रखने हैं। और फॉरेन ब्रीड्स के नेम है जर्सी और ब्राउन स्विस। तो ये ऐसी काउज हैं जो फॉरेन ब्रीड, और उनकी क्वालिटी क्या है कि इनका लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड होता है। वहीं लोकल ब्रीड्स होती हैं, इनमें रेजिस्टेंट टू डिजीज़ ज़्यादा होता है और लैक्टेशन पीरियड लेकिन इनका शॉर्ट होता है। द टू कैन बी क्रॉस ब्रीड टू गेट एनिमल विद बोथ द डिजायर्ड क्वालिटीज़। और अच्छी क्वालिटी के लिए जो फॉरेन ब्रीड और जो इंडियन ब्रीड है उनसे एक नई ब्रीड बनाई जाती है जिससे अच्छी क्वालिटी यानी कि ऐसी क्वालिटी बनाते हैं जो मिल्क लैक्टेशन पीरियड भी जिसका ज़्यादा हो और डिजीज़ रेजिस्ट करने की कैपेसिटी भी उनमें ज़्यादा हो।